थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर जे.पी. मिश्रा आपको लगातार वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के बारीक तथ्यों को समझाने में लगा हुआ हूँ, ताकि आप एक एक पक्षों को प्रभावी तरीके से इनिशिएट कर सकें। और जब आप उसके बारीक पक्षों को जान लेते हैं तो जितने प्रश्न पुटअप होते हैं उन सारे प्रश्नों को बड़े आराम से आप टैकल कर सकते हैं। मित्रों, पॉलिटिकल साइंस वास्तव में एक साइंस है। जैसे हम साइंस के किसी फैक्ट को एक बार समझ लेते हैं तो फिर उसको हमें कोई दिक्कत नहीं होती, सेम वही सिचुएशन पॉलिटिकल साइंस के साथ होता है। एक बार अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो जैसे मैं लोकतंत्र आपको डिस्कस कर रहा था तो मैंने वहाँ एक चीज़ समझाया था कि जब मैं परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की तरफ जाता हूँ, जब मैं बेसिक अप्रोच की तरफ चलता हूँ, तब वहाँ पर हमें लोकतंत्र जनता के तंत्र के रूप में, बहुमत के पर आधारित तंत्र के रूप में, सर्वसम्मति पर आधारित तंत्र के रूप में हमारे सामने आता है। और फिर उसके बाद हम कई स्वरूप सामने देखते हैं जो प्रकृति के अनुरूप डिफर हो जाते हैं। उन्हीं को हम लोग सिद्धांत के रूप में आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक एक तथ्यों को, सिद्धांत के एक एक पक्षों को हम आपसे चर्चा करते चलेंगे और तुलना करते चलेंगे। कहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न उठता है, उन सारे प्रश्नों को भी हम चर्चा में लेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल है लोकतंत्र के सिद्धांत। लोकतंत्र के सिद्धांत में आप देख रहे हो, पहला सिद्धांत मैंने दिया है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में मित्रों ध्यान से समझना, इसे हम परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, इसे हम लोकप्रिय सिद्धांत भी कहते हैं, इसे हम प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहते हैं। और इसमें सिर्फ इसको पहचानने के लिए मित्रों सिर्फ एक आधार है कि आप जब लोकतंत्र के सारे आदर्शों को अप्लाई कर देते हैं, लोकतंत्र के समस्त मूल्यों को अप्लाई कर देते हैं, तब वह वास्तव में एक लोकप्रिय सिद्धांत सामने बन करके आ जाता है, प्रतिष्ठित सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है। कहने का मतलब है, अगर मुझे पहचानना पड़े कि लोकतंत्र का यह प्रतिष्ठित सिद्धांत है कि नहीं है, तुरंत दिमाग में रख लेना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, जन सहभागिता, ये जितनी भी हैं, वैचारिक स्वतंत्रता, व्यक्तित्व की गरिमा, ये जितने भी बेसिक मूल्य हैं, और उसके साथ सर्वसम्मति और बहुमत रूपी उपकरण, अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हों, जिस सिद्धांत में मौजूद हों, जिस सिद्धांत में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन प्रणाली की संकल्पना निहित हो, उसी सिद्धांत को हम लोग क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। क्योंकि मित्रों कई सिद्धांत इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे, एक दो सिद्धांत नहीं है, कई सिद्धांत हैं, और हम कंपैरेटिवली आपको स्टडी कराते चलेंगे, बिल्कुल एकदम तुलनात्मक रूप से आपको समझाते चलेंगे, बेसिक तथ्यों को एक्सप्लेन करते चलेंगे, वह आप बड़े सहजता से सेट कर लेते हैं। यहाँ मित्रों एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है? हमको पहचानने की समस्या आती है। कैसे हम पहचानेंगे कि यह प्रतिष्ठित सिद्धांत है, लोकप्रिय सिद्धांत है कि नहीं है? तुरंत आप जानिएगा कि जहाँ पर जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन प्रणाली, जो कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, यह संकल्पना मौजूद हो, जहाँ पर लोकतंत्र के जो आधारभूत मूल्य हैं उनका एप्लीकेशन किया गया हो, जहाँ पर बचपन से लेकर आज तक लोकतंत्र के बारे में जो हम सीखते चले आए हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हों, तब उसे हम प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं। जैसे आपसे पेपर में दे दिया कि अधोलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रतिष्ठित सिद्धांत को जस्टिफाई करता है, ABCD 4 विकल्प दे दिया, और उसमें आपको जैसे जनता के द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा शासन प्रणाली, या आपसे कह सकता है कि
कि जनमत पर आधारित शासन प्रणाली, आपसे कह सकता है सर्वसम्मति या बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली, आपसे कह सकता है उपरोक्त सभी। तब आप उसमें ध्यान रखिएगा जैसे प्रतिष्ठित सिद्धांत सामने आ जाए, क्लासिकल सिद्धांत आ जाए मित्रों, उसका की पॉइंट है जो उसके मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और सक्रिय सहभागिता। ये जितने भी बेसिक मूल्य हैं इस पर आधारित जो शासन प्रणाली होता है उसी को हम लोग प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं, लोकतंत्र का प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं। फिर उसके बाद मित्रों इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पेपर में प्रश्न बना सकता है कि लोकतंत्र का क्लासिकल थ्योरी संबंधित है ए नवीनतम मूल्यों पर, बी वैज्ञानिक मूल्यों पर, सी परंपरागत आदर्शों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको समझाया है मित्रों, जो बेसिक आइडियल्स हैं, जो परंपरागत आदर्श हैं, परंपरागत मूल्य हैं, वही लोकतंत्र के जब आधार बन जाते हैं तब ऐसे सिद्धांत को हम प्रतिष्ठित सिद्धांत कहते हैं। तो आप पहला पॉइंट देख रहे हैं परंपरागत आदर्शों, आप देख रहे हैं परंपरागत आदर्शों, परंपरागत मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली। दूसरा आप देख रहे हो उच्च राजनैतिक आदर्श। कहने का मतलब है अब तक शासन प्रणाली के संदर्भ में जो भी हम हाई लेवल के वैल्यूज को रीड करते रहे, जो भी हम बेसिक वैल्यूज को देखते रहे, उन सारे तथ्यों को जिस सिद्धांत में हम अप्लाई करते हैं उस सिद्धांत को हम प्रतिष्ठित सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिष्ठित सिद्धांत कैसे मानेंगे, कौन से आदर्श प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, वो सब आप जान लेंगे। जैसे पहला पॉइंट सर्वसम्मति पर आधारित शासन प्रणाली हो, दूसरा बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली हो, तीसरा जनमत, जनतंत्र और जन शिक्षा पर आधारित शासन प्रणाली हो, चौथा समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और वैचारिक स्वतंत्रता, व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर आधारित शासन प्रणाली हो। ये जितने भी फीचर्स हम आपको काउंट करा रहे हैं, ये फीचर्स जिस सिद्धांत में मिलते हैं वो सारे के सारे सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत कहलाते हैं, परंपरागत सिद्धांत कहलाते हैं, क्लासिकल थ्योरी कहलाते हैं, लोकप्रिय सिद्धांत कहलाते हैं। तब उसमें मित्रों आपको सावधान रहना है, या तो आपसे फीचर से प्रश्न पूछ लेता है या फिर आपसे समर्थक विचारक से प्रश्न पूछ लेता है। इस पर दो ही प्रश्न बनते हैं मित्रों, या तो फीचर से प्रश्न पूछ लिया या फिर आपसे समर्थक विचारक से प्रश्न पूछ लिया। आप दोनों अलर्ट रहेंगे, दोनों सावधान रहेंगे, कहीं से भी पेपर में प्रश्न पूछ सकता है। तब आप यहां देख लिए कि परंपरागत, लोकप्रिय, प्रतिष्ठित क्लासिकल थ्योरी का जो फीचर्स है, पहला है परंपरागत आदर्शों, मूल्यों पर आधारित। आदर्श कौन कौन होंगे? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, वैचारिक स्वतंत्रता, ये सब चीजें क्या हैं? आदर्श हैं, मूल्य हैं। फिर कहता है उच्च राजनीतिक आदर्श। ध्यान रखिएगा मित्रों, यह जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है यह मानता है कि जो प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, यह केवल शासन व्यवस्था नहीं है, यह उच्च राजनीतिक आदर्श है, उच्च राजनीतिक मूल्यों को अप्लाई करने वाली व्यवस्था है। यहाँ पर व्यक्तित्व के बहुफलकी विकास को सुनिश्चित किया जाता है, नेतृत्व विकास को बढ़ावा दिया जाता है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को डेमोक्रेटिक बनाया जाता है। ये सारी चीजें हमारे इसमें प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत मौजूद होती है। फिर उसके बाद आप देखते हो लिखा है जनमत या लोकमत पर आधारित शासन प्रणाली, फिर लिखा है सर्वसम्मति या बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली, फिर है प्रजातंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। मित्रों ध्यान रखिएगा, जब मैं पहला दूसरा लेक्चर ले रहा था तो मैंने वहां पर आपको आदर्शवाद की चर्चा किया था। मैंने कहा था कि आदर्शवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हमेशा एक साधन मान लेते हैं, राज्य को साध्य मानते हैं। कहने का मतलब जहां भी आदर्शवादी व्यवस्था होगी मित्रों ध्यान रखिएगा, वो लोग राज्य को ही सब कुछ मान लेते हैं, राज्य को ही सर्वशक्तिमान मान लेते हैं, राज्य को ही वो साध्य मान लेते हैं और व्यक्ति बेचारा साधन हो जाता है।
किसमें? आदर्शवादी में। व्यक्ति क्या हो जाता है? साधन बन जाता है। लेकिन मित्रों जब इसी को हम पलट दें, राज्य को साधन बना दें, इसको ऊपर कर दें और व्यक्ति को, जैसे अगर हम ध्यान रखेगा, अगर यहां पर हम लोग राज्य को साधन बना दें, व्यक्ति को साध्य बना दें, अर्थात जब व्यक्ति का विकास श्रेयस होता है, लक्ष्य के रूप में होता है, साध्य के रूप में होता है, तब हमारे सामने लोकतंत्र आता है। और अगर हम राज्य को ही साध्य मान लेते हैं, व्यक्ति को साधन मानते हैं, तब यह आदर्शवाद की स्थिति होगी, आदर्शवादी स्थिति बनती है। लेकिन अगर जब हम इसी चीज को पलट देते हैं, आप देख रहे हो, अगर हम व्यक्ति को साध्य बना दें, व्यक्ति को साध्य बना दें और राज्य को साधन बना दें, यह लोकतांत्रिक स्वरूप हमारे सामने आता है, लोकतंत्र को स्पष्ट कर देता है। तो यही चीजें हमने काउंट किया था कि प्रजातंत्र एक साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं है। व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास ही जनतंत्र का श्रेयस है, जनतंत्र का लक्ष्य है। कहने का मतलब है मित्रों, जब हम लोग प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ते हैं, क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं, चूंकि मुझे पता है क्लासिकल थ्योरी वह थ्योरी है जिसमें लोकतंत्र के सभी आधारभूत मूल्यों को जस्टिफाई किया जाता है, सभी आधारभूत मूल्यों को जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं, उन सब का हम एप्लीकेशन करते हैं, उनको हम अपने प्रयोग में लाते हैं। और एक जो आदर्शवादी स्वरूप हम लोग लोकतंत्र के बारे में सुनते चले आए कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन प्रणाली है, वह सब के सब परंपरागत लोकप्रिय उसमें प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होता है। फिर आप देख रहे हो जनता की अधिकाधिक भागीदारी। कहने का मतलब, अगर प्रतिष्ठित सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे, लोकप्रिय सिद्धांत की चर्चा करेंगे, तो उसमें जनता की अधिकाधिक भागीदारी पर बल दिया जाता है, जनमत प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब मित्रों, इसको समझ लेना, जनमत प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इसका मतलब होता है जिस समय चुनाव शुरू हो जाता है, देखते हैं हर राजनीतिक दल, हर वोटर के पास अपने नीतियों, सिद्धांतों, मूल्यों, आदर्शों को लेकर उपस्थित होता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, अपनी नीतियों के प्रति समर्थन लेने की कोशिश करता है। इस प्रयास में जो मतदाता होता है, वह चाहे अनचाहे किसी भी रूप में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी नीतियों में प्रशिक्षित हो जाता है। कहने का मतलब, ये जो क्लासिकल थ्योरी है, ये जनमत के प्रशिक्षण पर आधारित होता है, जनमत के प्रशिक्षण पर विशेष बल देता है, ताकि जनता के लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करना शुरू करें। फिर आप देख रहे हो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, विधि के शासन, न्याय आदि पर आधारित शासन प्रणाली होता है। अब इसके मित्रों समर्थक विचारक है। समर्थक विचारक कौन है? जैसे रूसो है। मित्रों यहां सावधान रहना, रूसो को हम लोग फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर कभी आपसे पेपर में पूछे लोकतंत्र का पिता कौन है, तो यह लोकतंत्र का पिता है मित्रों, ध्यान रखना। लोकतंत्र का फादर है, लोकतंत्र का जनक है कौन? रूसो। रूसो पहला विचारक है जिसने डेमोक्रेसी को जन्म दिया। रूसो पहला विचारक है जिसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो फ्रांस की क्रांति में 1789 में प्रयोग की गई थे, उसको पहली बार इसने प्रयोग किया था। इसी का उन लोगों ने नकल किया है, इसीलिए रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का विचारक माना जाता है, क्योंकि रूसो से ही फ्रांस के जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने संकल्पना को एडॉप्ट किया था। रूसो की जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया की पहली पुस्तक है जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया है। इसलिए मित्रों, आपसे अगर कभी पेपर में प्रश्न पूछे कि लोकतंत्र का पिता कौन है, आंख मूंद करके रूसो को भरिएगा। लोकतंत्र में अगर पूछे कि लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो कि फ्रांस की क्रांति में प्रभावी रूप में प्रयोग किया गया है, उसका जनक कौन है? उसका जनक रूसो है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? रूसो ने लिखा। फिर आपसे पेपर में प्रश्न कर सकता है, क्योंकि मित्रों जब हम रूसो
विचारक के रूप में पढ़ाएंगे तो आपको एक एक चीज़ों को समझा देंगे, एक एक चीज़ें कमांड करा देंगे। लेकिन अभी लगे हाथ केवल इतना सीखिएगा कि यह रूसो एक ऐसा प्रकृतिवादी विचारक है, अपने समय का महान दार्शनिक विचारक है, जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया था। मित्रों, इस पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, आइए हम प्रकृति की ओर लौट चलें। यह नारा किसने दिया था? इसी प्रकृतिवादी विचारक ने यह नारा दिया था। तो चूंकि हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं तो लोकतंत्र का पिता हमारे सामने रूसो है। कन्फर्म रूप से ध्यान रखिएगा, आप लोग सीधे सीधे अब्राहम लिंकन की तरफ चले जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने रूसो का ही कॉन्सेप्ट लिया है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन प्रणाली जो हम लोग चर्चा करते हैं, अब्राहम लिंकन के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं, वो सब के सब रूसो की संकल्पना है। तो मित्रों, कभी भूल करके हम लोग जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन प्रणाली को पढ़ करके भूल करके लोकतंत्र के पिता के रूप में अब्राहम लिंकन की तरफ नहीं जाएंगे। वास्तव में लोकतंत्र का पिता है कौन? रूसो लोकतंत्र का पिता है। कंफर्म हो गया? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, माल्थस, डेविड रिकार्डो, मिल। ध्यान रखना मित्रों, इसमें पिता पुत्र दोनों हैं। कहने का मतलब मिल में हम लोग बोथ लिख देते हैं। बोथ का मतलब इसमें दो मिल हैं, एक जेम्स मिल है, दूसरा जेएस मिल है। जेम्स मिल पिता है, जेएस मिल जॉन स्टुअर्ट मिल पुत्र है, और दोनों महान चिंतक हैं, महान विचारक हैं, दोनों डेमोक्रेटिक है। तो मिल बोथ। फिर बेंथम है, ग्रीन है, और उसके बाद में लिंडसे है, बार्कर है, हाब हाउस है, लास्की है। मित्रों, बहुत लंबी लिस्ट है, उसको अगर मैं लिखना शुरू करूं तो पूरा ब्लैक बोर्ड फिलअप हो जाता है। आप उन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमने उसी को आधार बना करके यहाँ कुछ नाम काउंट किया है जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे लिस्ट चाहे आप जितना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों, हम लोगों ने सीधे सीधे प्रजातंत्र के प्रतिष्ठित सिद्धांत को वास्तव में एक सक्रिय नागरिक के लिए आवश्यक सिद्धांत माना, क्योंकि यह जो सिद्धांत है परंपरागत, लोकप्रिय, प्रतिष्ठित सिद्धांत एक सक्रिय नागरिक के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जो राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करता है, जो वास्तव में जनमत के प्रशिक्षण की प्रक्रिया से गुजर चुका होता है और शासन की जो अपनी सक्रिय सहभागिता से शासन और प्रशासन दोनों से बेनिफिट उठा सकता है और अपनी प्रभावशाली उपयोगिता को सिद्ध कर सकता है, अपने व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास कर सकता है, उसी का समर्थन यह प्रतिष्ठित सिद्धांत करता है। तो इस तरह से मित्रों, आपको प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में बेसिक 3 से 4 चीजें ध्यान में रखनी है। जबकि मैं क्लास में 2-2, 3-3 लेक्चर में एक ही सिद्धांत को मैं लेकर चलता हूँ, बड़ा लंबा लिखाता हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता। लेकिन यहाँ एक आपको समझाने के लेवल पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 4 से 5 तथ्य प्रतिष्ठित सिद्धांत में आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे पहली चीज, जैसे आपसे पेपर में प्रश्न आए या कहीं कोई पूछे क्लासिकल थ्योरी नाम ले ले, तुरंत जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन प्रणाली याद रख लेना। दूसरी चीज, बहुमत या सर्वसम्मत पर आधारित शासन प्रणाली याद रख लेना। तीसरी चीज, बचपन से लेकर आज तक जितने भी लोकतांत्रिक आदर्शों को हम लोग माने हैं, ठीक है, कि अपना शासन है, अपने द्वारा किया जा रहा है, ये सब लोग उसमें जनता के कल्याण के लिए किया जा रहा है, ये जितनी भी बातें हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए वो सब के सब लोकप्रिय सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर उसके बाद मित्रों, आप देखते हो कि ये जो लोकप्रिय सिद्धांत है, जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, यह लोकतंत्र को केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं मानता, केवल एक शासन प्रणाली के रूप में नहीं एक्सप्लेन करता, बल्कि उच्च राजनीतिक आदर्श के रूप में इसको जस्टिफाई करता है, ताकि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं एक जो सार्वभौमिक व्यक्तित्व को धारण करने वाला व्यक्ति होता है वह उसे आदर्श के रूप में ग्रहण करे, केवल यूजुअल कॉन्सेप्ट में न चले। फिर उसके बाद प्रजातंत्र एक साधन है, साध्य नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सार्वभौमिक विकास ही परंपरागत या
आप कह सकते हैं लोकप्रिय सिद्धांत का एक लक्ष्य माना जाता है। कहने का मतलब यह जो सिद्धांत है यह व्यक्ति के विकास को ही सब कुछ मान लेती है। लोकतंत्र को साधन मानते हुए व्यक्ति के विकास को साध्य मानती है, जिससे लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। फिर उसके बाद आप देखते हो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, विधि के शासन, न्याय आदि जैसे आदर्शों मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है, और इनके समर्थक विचारक भी आपने टोटल काउंट कर लिया। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी को एक बेसिक आधार पर समझ चुके हैं। अब हमारे सामने आता है दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसको हम लोग एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। कहने का मतलब एलीट थ्योरी जिसको आप बोलते हो उसको हम लोग एलिटिस्ट थ्योरी आप डेमोक्रेसी कहते हैं, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहते हैं। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में मित्रों ध्यान रखना, हमने जो कुछ भी परंपरागत, लोकप्रिय या प्रतिष्ठित सिद्धांत में पढ़ा है, अगर इन सबका खंडन कर दें तब हमें विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत मिल जाता है। तो कहने का मतलब है आप एक पहला सिद्धांत पढ़े प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी। अब मित्रों क्लासिकल थ्योरी में जो कुछ आपने पढ़ा है अगर उसको खारिज कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, उनके सारे जितने भी तर्कों को हम लोगों ने अभी अभी एक्सप्लेन किया है उन सब की हम उपेक्षा कर दें, तब हमारे सामने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत उपस्थित हो जाता है। कहने का मतलब ये जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो समर्थक विचारक हैं ये सब प्रतिष्ठित सिद्धांत का जोरदार खंडन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो पेरेटो है, सी राइट मिल्स है, शोमपीटर है, मिचेल्स है, वर्नहम है, हेलेलेल्ड है। आप देख रहे हो ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित सिद्धांत के सारे विचारकों को मूर्ख समझा। प्रतिष्ठित सिद्धांत, लोकप्रिय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी के जितने भी बेसिक फैक्ट हैं इनका उन्होंने खंडन किया। जैसे ये कहते हैं कि आदर्शों और मूल्यों पर आधारित व्यवस्था है लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहते हैं बिल्कुल बेवकूफ़ी है, कोई आदर्श नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, ये बिल्कुल स्वार्थ पर आधारित शासन प्रणाली है। अब ये कहते हैं उच्च राजनीतिक आदर्श है, ये कहते हैं कोई उच्च राजनीतिक आदर्श नहीं है, बिल्कुल साठ गांठ पर जुआड़ू शासन है। ये कहते हैं सर्वसम्मति बहुमत पर आधारित शासन है, जनमत या लोकमत पर आधारित शासन है। ये कहते हैं कोई न तो जनमत है, न कोई लोकमत है, न कोई प्रशिक्षण है, बल्कि छोटे से कुछ लोगों को मिलाकर के बना हुआ जो विशिष्ट वर्ग है, जिसमें ये नाम देते हैं नौकरशाही, राजनेता, उद्योगपति। कहते हैं इन लोगों से मिलकर के एक छोटा सा विशिष्ट वर्ग बन जाता है, मतलब स्पेशल क्लास हो जाता है, एलीट ग्रुप हो जाता है। यही जो तीन लोगों से मिला करके, तीन चार लोगों से मिला करके विशिष्ट वर्ग बना है वही शासन चलाता है। उन्होंने कहा कि कब जनता का शासन रहा है, कब जनता के द्वारा शासन रहा है, सब मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है, कुछ भी सही नहीं है। कहने का मतलब विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो विचारक हैं उन्होंने प्रतिष्ठित सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। हमने आपको समझाया था कि प्रतिष्ठित सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी के जितने भी विचारक हैं उन्होंने लोकतंत्र के बारे में जितना कुछ अच्छी से अच्छी बातें लिख पाए सब लिख डाले, सारे आदर्श बोल दिए, सारे मूल्य समझा दिए, लोकतंत्र को बिल्कुल जीवन जीने की कला के रूप में बता दिए। उन्होंने शासन प्रणाली के रूप में बताया जो सर्वसम्मति, बहुमत आदि साधनों का प्रयोग करता है। उन्होंने स्वतंत्रता, बंधुत्व और उसमें आप देखते हो समानता, न्याय, इन सारे मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली बताया। ये जितनी भी बातें ये लोग किए हैं, जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उन सारी बातों का खंडन करता है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, लोकतंत्र कभी आदर्श रहा ही नहीं है, लोकतंत्र उच्च राजनीतिक आदर्श नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली नहीं है, लोकतंत्र जो जिसको हम जनता के द्वारा जनता के लिए शासन प्रणाली कहते हैं सब बेवकूफ़ी है, कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि इसमें जनमत का कोई प्रशिक्षण नहीं होता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी कोई भावना वहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब मित्रों अगर हम इसको सिरे से खारिज कर दें, जितने भी संकल्पना को हमने पढ़ा है, तुरंत हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में आके खड़े हो जाते हैं।
विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो विचारक हैं आपके सामने हैं, ये अभिजन वर्गीय सिद्धांत के एलिट ग्रुप के विचारक माने जाते हैं, एलिट थिंकर्स माने जाते हैं। ये लोग अभिजन सिद्धांत को एक्सप्लेन किए हैं और इन लोगों ने मिल करके लोकतंत्र को अपने तरीके से व्याख्या किया। उन्होंने कहा, ये जितने भी विचारक हैं इन्होंने कहा वास्तव में लोकतंत्र कभी भी जनता का शासन नहीं है, जनता के लिए नहीं है, जनता द्वारा नहीं है। दूसरी चीज, लोकतंत्र कभी भी बहुमत पर आधारित, सर्वसम्मत पर आधारित शासन प्रणाली नहीं है। तीसरी चीज इन्होंने कहा, इसमें कोई जनमत प्रशिक्षण नहीं होता। चौथा चीज इन्होंने कहा, यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे नारा बिल्कुल बेवकूफ़ी है। पांचवी चीज इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो उसमें शासक वर्ग होता है वो बार बार नारा देता रहता है कि नहीं, जैसे इसमें हमने देखा था कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में शासक वर्ग के लोग हमेशा स्वयं को जनता का सेवक बताते रहते हैं, हमेशा जनता की सेवा में अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कहता है सब बेवकूफ़ी है, सब चापलूसी है, जनता की भावनाओं को उभारने का काम करते हैं ये लोग। जनता को बेवकूफ़ बना करके, जनता का स्वयं को सेवक बता करके ये सारी चीज़ों को लूट लेते हैं और सारा मज़ा, सारा आनंद, सारी सुविधा केवल विशिष्ट वर्ग के लोग ले रहे हैं। और विशिष्ट वर्ग में है कौन? कहता है राजनेता, नौकरशाह, उद्योगपति, ये जितने भी हैं ये सब मिल करके एक एलीट ग्रुप बना लेते हैं, एक विशिष्ट ग्रुप बना लेते हैं और यही ग्रुप पूरा लोकतंत्र के शासन को चलाता है और नाम देता है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। तो मित्रों, इन्होंने कहा कि जितने भी मतलब जो भी शासक बनता है, जो भी चुनाव में जीत करके आता है, वह केवल जनता की भावना की चोरी करता है, जनता को बेवकूफ़ बनाता है, उल्लू बनाता है और उनको केवल एक कह सकते हैं कि केवल श्रेय मुंह से, शब्दों से दे देता है और वास्तव में सारा लाभ, सारा बेनिफिट स्वयं उठा लेता है। उन्होंने कहा लोकतंत्र कभी जनता का तंत्र न था, न है, न रहेगा। वास्तव में लोकतंत्र है क्या? उन्होंने कहा यह विशिष्ट वर्गीय तंत्रीय व्यवस्था है। कहने का मतलब विशिष्ट वर्गीय प्रकृति के जो विशिष्ट वर्ग के जो उसमें आप कह सकते हैं फैक्ट हैं, नौकरशाही, राजनेता, उद्योगपति, उन्होंने कहा यही लोग मिल करके शासन चलाते हैं। कभी जनता का शासन नहीं आया, न जनता का शासन कभी हो पाएगा। तीनों ने कई फीचर्स मित्रों समझाए, जो सारे फीचर्स इनसे बिल्कुल अलग हैं। हम ये कह सकते हैं, इतना अगर हम समझ लें कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का मतलब है इन सारे सिद्धांतों का खंडन कर देना। जैसे आप देख रहे हो, कहता है जनता का शासन नहीं है, जनता द्वारा शासन नहीं है और यह सर्वसम्मति पर आधारित शासन नहीं है, बहुमत का कोई महत्व नहीं है, जनतंत्रीय आदर्श पूरी तरह से अनुपस्थित है। और जब हम लोग मित्रों उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं, हम लोग लौकिक प्रभुत्व की बात करते हैं, तो ये कहता है ये केवल जनता को बहलाने फुसलाने का काम है, कभी भी ये चीज़ें धरातल पर नहीं आती। और यहाँ हम लोग जनता को शासन का आधार मानते हैं, जनतंत्र को हम जनता के सेवा में उपस्थित करते हैं। यहाँ पर जनता को शासन का आधार न मान करके केवल विशिष्ट वर्ग को, आप कह सकते हो ये जो विशिष्ट वर्ग बैठा हुआ है, इसी विशिष्ट वर्ग को ये शासन का आधार मानते हैं। कहते हैं नौकरशाही, राजनेता, उद्योगपति, यही 3-4 लोग मिल करके पूरा माल काट लेते हैं, पूरे शासन की व्यवस्था को संचालित करते हैं। केवल नाम जो है जनतंत्र, जनता का तंत्र, प्रजातंत्र देते रहते हैं। केवल उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी सरकार, विकासपरक सरकार, जनता की सेवा करने वाली सरकार, केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए सारे ढांचों का प्रयोग करते हैं, जनता को बहलाते फुसलाते हैं और वास्तव में सारा का सारा शासन का केंद्र केवल इन्हीं त्रिगुटी के बीच में रह करके समाप्त हो जाता है। उन्होंने एक शब्द और बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया मित्रों, उसको बारीक समझिएगा। जैसे परंपरागत लोकप्रिय सिद्धांत, प्रतिष्ठित सिद्धांत में कहा जाता है कि
जनता उसमें जनतंत्र में जो जीत करके आता है, जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या शासक के रूप में मौजूद होता है, वह जनता की सेवा करता है, जनता का सेवक रहता है। प्रतिष्ठित ये जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसके विचारक कहते हैं कि यह सब बेवकूफ़ी है। कोई राजा कभी सेवक नहीं हो सकता, कोई राजा कभी प्रजा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो समानता की संकल्पना है, यह योग्यता के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, परिश्रम के आधार पर कभी भी समान नहीं हो सकता। कहते हैं इसमें विषमता हमेशा मौजूद रहती है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत असमानता को तो मानता है, लेकिन जन्मजात असमानता को नहीं मानता, बल्कि कर्मगत, परिश्रमगत, योग्यता, शिक्षा, ज्ञान पर आधारित विषमता को स्वीकार करता है। कहता है शासक कभी सेवक नहीं बन सकता। ये कहते हैं शासक सदैव सेवक बन करके काम करता है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के लोग कहते हैं कि आप भ्रम में हो, आप झूठे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और विधि के शासन की संकल्पना, उत्तरदायी शासन की संकल्पना करते हो। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के विचारक हैं, वो पूरी तरह से क्लासिकल थ्योरी को खारिज करते हैं, और इनके समर्थक विचारक, जो परंपरागत के समर्थक विचारक हैं, आपके सामने मौजूद हैं, और जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के विचारक हैं, वो भी आपके सामने मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो विचारक हैं, ये पूरी तरह से परंपरागत, प्रतिष्ठित, लोकप्रिय सिद्धांत का खंडन कर देते हैं। यहाँ असमानता के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि पूरा का पूरा तंत्र ही असमानता पर चलता रहता है। तो इस तरह से मित्रों, हमने देखा कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो विचारक हैं, वो प्रतिष्ठित, लोकप्रिय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी का पूरी तरह से खंडन करते हैं। तो एक बार मित्रों हम लोग इसको पुनः से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये हमारे बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए, तब हम अन्य सिद्धांतों की समीक्षा कर पाएंगे। देखिए मित्रों, जैसे क्लासिकल थ्योरी की चर्चा हो, तुरंत जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन मान लेना। जैसे क्लासिकल थ्योरी की चर्चा हो, तुरंत जनमत प्रशिक्षण को ध्यान में रखना। जैसे क्लासिकल थ्योरी की चर्चा हो, तुरंत सर्वसम्मति, बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली को आप तत्काल देख लेना। फिर उसके बाद में जैसे परंपरागत या क्लासिकल थ्योरी की चर्चा हो, तुरंत वहाँ प्रजातंत्र को साधन के रूप में मान लेना, और आम जनता के हित को, आम जनता के कल्याण को साध्य के रूप में मान लेना। जैसे आपके क्लासिकल थ्योरी की चर्चा हो, तुरंत अधिक से अधिक जन सहभागिता को आधार मान लेना। कहने का मतलब बचपन से लेकर आज तक जितनी अच्छी अच्छी बातें लोकतंत्र के बारे में आपने सुना है, सारे बातों को आप ध्यान में रख लेना जैसे क्लासिकल थ्योरी की चर्चा आती है। लेकिन जैसे मित्रों ध्यान देना, उसमें एक चीज़ और है। जैसे मान लो क्लासिकल थ्योरी की चर्चा आई तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सारी भावनाएं हमारे दिमाग में आना चाहिए। लेकिन मित्रों, जैसे अब हम विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे, इसके ढांचे में हम खड़े होंगे, ये सारे के सारे विचारक पूरी तरह से इनका खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये सारी बातें गलत है। जनतंत्र कभी भी जनता का तंत्र नहीं रहा है, प्रजातंत्र नहीं रहा है, लोकतंत्र नहीं रहा है, जन सहभागिता बिल्कुल नहीं रही, जन प्रशिक्षण बिल्कुल नहीं रहा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना बिल्कुल नहीं रही। इन्होंने कहा कि वास्तव में शासन का आधार जनता नहीं है, बल्कि विशिष्ट वर्ग है, और यह विशिष्ट वर्ग तीन त्रिगुटी से मिलकर बनी है। नौकरशाही, राजनेता, उद्योगपति, इन तीनों को मिलाकर के ही यह सिस्टम चला है। और मित्रों ध्यान रखना, आपसे समर्थक विचारक पर प्रश्न जरूर आएंगे, उसमें आप बिल्कुल सावधान रखिएगा। और समर्थक विचारक में हैं तो बहुत, लेकिन आप कम से कम इन दो लिस्ट को आप अपने ध्यान में रखिएगा। इसमें जितने भी अभिजनवादी विचारक हैं वो सब शामिल हैं, इसमें बेसिक जो लोकतंत्री कॉन्सेप्ट के हैं वो शामिल हैं। इस तरह से आज के टॉपिक में मैंने दोनों सिद्धांतों की समीक्षा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः इन सब की समीक्षा करते हुए एक नए सिद्धांत को फिर एक्सप्लेन करेंगे।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक एक प्रश्नों को निश्चित रूप से टैकल करने में सफल होंगे। मित्रों, पूरे उत्साह से मेरे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। फिर मित्रों, मैं एग्जाम में दिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न आपको मिलते हैं, एक एक प्रश्न टॉपिक पर मिलेंगे। इन्हीं के साथ हम आपको भरपूर धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं। थैंक्स, बेस्ट।